जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नीलम गुस्से से चलती हुई कमरे में आई। मैं तैयार हो चुका था लेकिन कमरे की हालत और उम्मी की कैफियत देखकर इसे समझने में ज़्यादा मुश्किल ना हुई। नीलम बोली, अरहम आप उम्मी के साथ क्या कर रहे थे? मैंने कहा, कुछ नहीं। वो बोली, झूठ मत बोलो, मैं इतनी देर से घंटी बजाती रही हूँ और उम्मी का दोपट्टा भी ठीक से नहीं था। ये कहते हुए वो आगे पीछे देखने लगी। फिर नीचे झुककर बेड के नीचे देखा तो उम्मी के कपड़े पड़े थे जो मैंने फेंके थे। नीलम बोली, अरहम तुम उम्मी के साथ गलत हरकत कर रहे थे। दरवाजे में खड़ी सास भी परेशान थी और मैं भी खामोश था क्योंकि हम पकड़े जा चुके थे। नीलम गुस्से से बोली, तुम दोनों को शर्म नहीं आती? मुझे तुमसे नफरत हो रही है। मैंने कहा, नीलम मेरी बात तो सुनो, और मैंने इसका हाथ पकड़ना चाहा मगर इसने झटक दिया और बोली, यहाँ से निकल जाओ, मुझे अभी इसी वक्त तलाक चाहिए। मैंने कहा, फजूल बातें मत करो, तुम्हें कुछ नहीं पता, हमने कुछ गलत नहीं किया, तुम्हारी उम्मी को मेरी ज़रूरत थी, मैंने सिर्फ एक दामाद का फ़र्ज़ अदा किया है। नीलम बोली, उम्मी को तुम्हारी ही ज़रूरत थी। क्या दुनिया में और कोई मर्द नहीं था? सास बोली, क्या बकवास कर रही हो? नीलम बोली, उम्मी बेहतर है आप यहाँ से चली जाएं वरना मेरे मुंह से कुछ और निकल जाएगा। मैंने कहा, नीलम जज्बाती ना हो, ऐसा कुछ नहीं है। नीलम बोली, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या तुम मुझसे खुश नहीं थे? मैंने कहा, जो भी हुआ गलत था मगर तुम अपनी उम्मी को नहीं समझ रहे। जो दवा उन्होंने मुझे दी थी उसकी वजह से मेरी हालत ख़राब हो गई थी और मैं बेचैन हो गया था। मैंने कहा, नीलम हमें थोड़ा वक्त दे दो, बात अभी मुकम्मल नहीं हुई। वो बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरा दिमाग भी ख़राब हो रहा था। मैंने कहा, तुम चाहो तो आराम करो, उम्मी को आराम करने दो। वो गुस्से से बोली, मैं अभी अपना सामान लेकर जा रही हूँ, मुझे बस तलाक चाहिए, और वो घर से निकल गई। मैंने सास से कहा उधर आएं, वो भी परेशान थी। मैंने कहा, पहले मामला ठीक कर लेते हैं, फिर नीलम को भी देख लूँगा। सास ने ना चाहते हुए भी मेरी बात मान ली और मैं उन्हें तसल्ली देने लगा। जब वो कुछ पुरसुकून हो गईं तो मैंने कहा, फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। जब मैं निकलने लगा तो उन्होंने मिन्नत की कि किसी तरह नीलम को मिना लो वरना मैं किसी को मुंह दुखाने के काबिल नहीं रहूंगी। मैंने कहा, आप फिक्र ना करें। मैं दुकान पर आया और कमरे में बैठकर नीलम को फ़ोन किया। इसने एक दो बार कॉल काट दी, फिर उठा ली। मैंने कहा, क्या मसला है तुम्हें? वो बोली, तुमने उम्मी के साथ ऐसा क्यों किया? मैंने कहा, उन्हें सहारे की ज़रूरत थी, अगर मैं ना होता तो कोई और आ जाता और बदनामी होती। नीलम बोली, बस करो, ये सब बहाने हैं। मैंने कहा, ठीक है तुम चली जाओ मगर मैं फिर भी वहाँ आता रहूँगा, और अगर तुमने किसी को बताया तो बदनामी तुम्हारी भी होगी, इसलिए बेहतर है खामोश रहो। नीलम बोली, मैं कैसे रह सकती हूँ? तुम मेरे साथ भी हो और मेरी उम्मी के साथ भी, फिर हमारा रिश्ता क्या रह जाता है? मैंने कहा, किसी को कुछ मालूम नहीं, बेहतर है खामोश रहो।
वो बोली, ये सब कब से चल रहा है? मैंने कहा, शादी के 2 माह बाद से, जब तुम उम्मीद से थी। मुझे भी ज़रूरत थी और तुम्हारी उम्मीद को भी। नीलम बोली, तुम इतने अरसे से ये सब कर रहे थे। मैंने कहा, अब बस भी करो। वो बोली, तुम्हें कभी शर्म नहीं आई? मैंने कहा, नहीं। नीलम बोली, बस करो, बहुत हो गया। अब नीलम कुछ नरम पड़ गई थी। मैंने कहा, मैं इस खानदान को एक रखना चाहता हूँ। मैंने सब कुछ एक मंसूबे के तहत किया है। तुम सुनोगी तो खुश हो जाओगी। नीलम बोली, कैसा मंसूबा? मैंने कहा, तुम्हारे अबू की जायदाद, ये घर और पैसा सब तुम्हारी उम्मी के नाम है और सबकी नज़र इसी पर है। मैंने तुम्हारी उम्मी को अपने काबू में कर लिया ताकि सब कुछ हमारे नाम हो सके। तुम्हारी बहन को भी मैंने अपने असर में ले लिया है। जल्द ही सब कुछ हमारा होगा और हम दस्तावेज़ात पर दस्तखत करवा लेंगे। नीलम बोली, ओ अरहम, ये तो ज़बरदस्त मंसूबा है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम मिलकर सब कुछ अपने नाम करवाएंगे। मैंने कहा, तो तुम जल्दी घर आ जाओ और बहन को भी ले आओ, मैं बाकी इंतज़ाम करता हूँ। वो बोली, ठीक है, मैं आ रही हूँ। मैं दुकान से निकला और सास के घर पहुँच गया। वो बेडरूम में परेशान बैठी थी। मैंने कहा, क्या हुआ? वो बोली, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा, सब ठीक हो जाएगा, बस अब जायदाद हमारे नाम कर दें, इससे नीलम भी मान जाएगी। वो बोली, मगर छुट्टी का भी हिस्सा है। मैंने कहा, इसकी फिक्र ना करें, हम इसे भी मिला लेंगे। वो सोच में पड़ गई। मैंने कहा, क्या हुआ? वो बोली, तुम वादा करते हो सब ठीक कर दोगे। मैंने कहा, क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं? वो बोली, यकीन है मगर डर लग रहा है। मैंने कहा, डर छोड़ दें, सब ठीक हो जाएगा। फिर मैंने उन्हें तसल्ली दी। कुछ देर बाद वो चाय बनाने चली गईं। इतने में नीलम और उसकी बहन भी आ गईं। हम दूसरे कमरे में गए और नीलम ने अपनी बहन को भी बातों में लगा लिया और जायदाद के बारे में खामोश रहने को कहा। फिर हम सब इकट्ठे बैठ गए और मुआफ़ी तलाफ़ी हो गई। अगले हफ्ते मैंने सारा इंतज़ाम मुकम्मल कर लिया और जायदाद हमारे नाम हो गई, जबकि सास का घर उन्हीं के नाम रहने दिया। जिंदगी आराम से गुजरने लगी। मैंने मज़ीद दुकानें खोल ली, नीलम ने बुटीक खोल लिया और मसरूफ़ रहने लगी। इसने अपनी बहन की तलाक भी करवा दी और वो भी उसके साथ काम करने लगी। मैं सबसे मिलता रहता था मगर ज़्यादा वक्त सास के पास गुजरता था। कुछ अरसे बाद एक रिश्तेदार की शादी पर मैं अपने चचा के घर गया। वहाँ खूब तैयारियां हो रही थीं। मेरी मुलाकात चचा के बड़े बेटे की बीवी से हुई, जो मुझसे बात करने की कोशिश कर रही थी मगर मैं झिझक रहा था। वो हंस हंस कर बातें कर रही थी और मैं घबरा कर जवाब दे रहा था। कुछ देर बाद मेरा कज़िन कदीर मुझे बुलाने आ गया और हम वहाँ से उठ आए। रात को मैं बैठक में सो गया और देर तक सोता रहा। सुबह किसी ने जगाया तो देखा एक खूबसूरत लड़की सामने खड़ी है जो कह रही थी, कब तक सोते रहोगे? उठ जाओ, सब तैयारी कर रहे हैं। ये एक लड़की थी जिसे सब प्यार से बीवी कहते थे।
بعد میں معلوم ہوا کہ وہ رشتہ دار نہیں بلکہ محلے کی لڑکی ہے۔ یہ جان کر مجھے حیرت ہوئی مگر خوشی بھی ہوئی۔ پھر ہم لوگ مری جانے کے لیے روانہ ہوئے، پنڈی پوائنٹ گئے، چیئر لفٹ لی، مال روڈ پر کھانا کھایا، کچھ خریداری کی اور شام کو واپس آ گئے۔ واپس آ کر میں اسے ڈھونڈنے لگا مگر وہ کہیں نظر نہ آئی۔